बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मेरी दोस्त डॉक्टर शीरीन मज़ारी, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, और मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, जिन्होंने एक ख़ुशी बखेर दी इस प्रेसिडेंसी के अंदर। और हर साल जब हम ये प्रोग्राम करते हैं तो कुछ आंसुओं के साथ और कुछ मुस्कुराहटों के साथ हम साल भर की याददाश्तें तैयार करते हैं और वो जज्बा दोबारा से उभर जाता है हम सब के दिलों के अंदर कि हमें इस सिलसिले में बड़ा काम करना है। मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर शीरीन मज़ारी, और उन इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ NGOs और INGOs जो इस सिलसिले में हमारी मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, इंसानियत की मदद कर रहे हैं। अफराद बाहम माजूरी के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ कोशिशें। सबसे पहले तो ये मैं और आप समझ लें, बहुत सारे लोग यहाँ बात को सुन रहे हैं इस माना करके और सुनेंगे थ्रू टेलीविज़न कि अफराद बाहम माजूरी के पाकिस्तान के अंदर तादादी तनासुब क्या है, और उसके साथ साथ अफराद बाहम माजूरी या स्पेशल चिल्ड्रन, उनका स्पेशल चिल्ड्रन ही नहीं, स्पेशल अफराद। यहाँ आपने स्पेशल चिल्ड्रन को देखा, और मेरा अपने आप से सवाल ये है कि ये स्पेशल चिल्ड्रन जैसे जैसे बड़े होंगे और माशरे में 20 साल 30 साल, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, तो ये भी जहन में रखिएगा। तो 4 अक़साम के स्पेशल लोग, एक समाज से महरूम, बसारत से महरूम, और जिस्मानी कैफियत आम लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ, जो व्हील चेयर्स पर हैं। 3 कैटेगरीज हो गई। और जिनके अंदर कोई जहनी मजबूरी हो या कोई डेवलपमेंट इश्यूज़ हों, वो चौथा। और मैं ये बात बार बार क्लियर करता हूँ और फिर आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि 3 बाहम माजूरी अफराद जो हैं, 3 अक़साम के, एक तो जो समाज से महरूम हैं, और जो बीनाई और बसारत से महरूम हैं, और जो व्हील चेयर्स पर फिज़िकल कुछ इश्यूज़ हैं। इन सब के जहन और इन सब की इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो मेरे और आपके बराबर हैं। लिहाजा इनको मेन स्ट्रीम पाकिस्तानियों में शामिल होना चाहिए हर एतबार से। जब इनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स एक सी हैं तो हर एतबार से इनको मेन स्ट्रीम में, तालीम के अंदर मेन स्ट्रीम में आना है, और फिर इनके जॉब मार्केट के अंदर इनको मेन स्ट्रीम में आना है, और माशरे को इनको मेन स्ट्रीम में रखना है। तो क्या क्या कौन कौन लोग जिम्मेदार हुए जनाब, ज़रा सा गौर से सुनिए। एक तो ख़ानदान जिम्मेदार हुआ, और एक साइकोलॉजिकल इशू सारे माशरों में है, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, सारे माशरों में है कि लोग अफराद बाहम माजूरी को और बच्चों को छुपा जाते हैं। इस वजह से छुपा जाते हैं कि शायद ये समझते हैं कि कोई कमज़ोरी है जिसमें माशरे में हमारा मुकाम कम हो जाता है। और मैं ख़ुद जानता हूँ, अपने दोस्तों को जानता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसका भाई समाज से महरूम था, और मुझे मेरे ख्याल से 10-15 साल बाद पता चला कि ऐसी कैफियत है। तो लिहाजा क्योंकि माशरे से शर्माते क्यों हैं। तो आप बहुत सारी जगहों पर हम कहते हैं कि जी, जैसे मिसाल के तौर पर समीना आलवी जब ब्रेस्ट कैंसर में काम कर रही थी कि माशरे में डिस्कस नहीं होता, ये टाबू है। तो डिस्कस करें, हम इसको ओपन कर लें कि ये तो एक एग्जिस्टेंस है। जैसे दूसरे फूल वैसे ये फूल, जो दूसरों के अंदर खूबसूरती, आप सबको कितना प्यार आया इन बच्चों के साथ, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, उस कैफियत के अंदर भी कोई कमी नहीं है। बस ये कि कुछ इनकी फंक्शंस आपकी तरह है, कुछ डिफरेंट है। तो लिहाजा माशरे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इनको अकोमोडेट करे, इनके लिए स्पेशल एफर्ट करे।
जैसे हमारे बुजुर्ग मिसाल के तौर पर कहीं जाते हैं, कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई रास्ता क्रॉस कर देता है, कुछ उनसे उनकी बात सुन लेता है, सब्र के साथ बैठता है, इज्जत देता है, तो वो इज्जतें और वो स्पेशल एफर्ट इनके लिए भी। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर के स्कूलों में भी देखा जाता है कि इनके साथ कभी कभी बच्चे भी दूसरी बात कर देते हैं। मैंने एक मिसाल दी, कई मरतबा दी, कि यहाँ पर हम व्हील चेयर्स बांट रहे थे, तो एक भाई बहन थे जिनके अंदर कमर के अंदर कोई कुब था, तो हमने उनसे पूछा कि तुम और आम स्कूल में वो पढ़ रहे थे, क्योंकि ज़हनी एतबार से बिल्कुल आप जैसे और हम जैसे थे। तो मैंने पूछा क्या तुम्हें स्कूल में कैसा लगता है? उसने कहा कि बच्चे छेड़ते हैं, कुबड़ा और कुबड़ी कह के। ये फिर क्या हुआ? ये फिर मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनी। तो कभी कभी हम समझते हैं सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है सारे कामों की। नहीं, हुकूमत आपकी तवज्जो दिलाने की जिम्मेदार ज़रूर है, सारा काम हुकूमत के बस में नहीं है। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने जिक्र किया यहाँ पर कि कितने 100 बच्चों की तरबियत की और क्या किया। मैं इस वजह से मैंने ये नोट किया कि मैं आपको बताऊं कि तादाद क्या है ऑन एन एवरेज। दुनिया के अंदर अफराद बाहम माजूरी की माशरे के अंदर 12 से 14% तादाद है। उसमें जो बुढ़ापे में माजूर हुए उनको भी अगर आप निकाल दें तो 10% ज़रूर होगी। अच्छा, दुनिया से हम कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। अगर ये मिसाल के तौर पर कहा जाए कि जी फलानी बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी दवा के लिए पहले हम अपने यहाँ रिसर्च करेंगे, फिर हम दवा तैयार करेंगे, नहीं। जब तक हमारी रिसर्च पुख्ता नहीं होती है तो कम से कम हम वही एस्टिमेशन करें कि जो दवाएं हैं दुनिया भर में इस्तेमाल करती हैं, इंसानों पर असर करती हैं, वही दवाएं हम इस्तेमाल करें। तो अगर 10% है, फ़र्ज़ करो 8% है, तो करोड़ से ज़्यादा तो हो गए। कहाँ हैं ये सब लोग? तो लिहाजा एक कैफियत ये कि माशरे में छुपे हुए हैं, मगर माशरे में कैसे उनको निकाला जाए? अगर आप बाजार में जाएं तो बाजार के अंदर कोई रैंप नहीं है। सिर्फ एक डिसेबिलिटी में ले लेता हूं, रैंप्स नहीं है बाजार में। शादी ब्याह के घरों में जाएं तो रैंप्स की जगह नहीं है वहां पर, तो लोग खानदान फिर न शादी ब्याह में इन बच्चों को ले जाएगा, और बड़ों को, ये बच्चे ही नहीं है बड़े भी है ना, जितने बच्चे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। आपने देखा कहीं जाते हुए? किसी शादी ब्याह में कितने लोगों को आपने देखा होगा? तो मैं और आप जिम्मेदार हैं इस बात के। फिजिकल एबिलिटी, मैं एक माजूरी के अफराद बाहम माजूरी के एतबार से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं कि फिजिकल एबिलिटी भी क्रिएट करना बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि रैंप्स हों, सीढ़ियों के साथ रैंप्स हों। अच्छा, अब कानून पास हो गया और सारे सूबों ने, सारे प्रोविंसेस ने इस पर काम किया। कानून पास हो गया कि अब कोई नया कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर पब्लिक अप्रोचेस हों, जैसे शॉपिंग सेंटर है, जैसे मॉल है, जैसे अस्पताल है, हर जगह रैंप ज़रूरी हैं। कोई बिल्डिंग अब नहीं बन सकती बगैर रैंप्स की, ये तय हो गई बात। जो एग्जिस्टिंग बोझ है उसका क्या करेंगे आप? जो आपके यहाँ अफराद बाहम माजूरी छुपे हुए हैं, जो निकल नहीं पा रहे, उनका क्या करेंगे? तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर हम 2-3 एफर्ट्स कर रहे हैं। आम लोगों के हवाले से एक एफर्ट ये कर रहे हैं कि जिसको तालीम पाकिस्तान में नहीं मिली उसको कोई स्किल सेट दे रहे हैं। आपने सुना होगा कि स्किल सिखाए जा रहे हैं सबको, तो स्किल सेट दे रहे हैं जिनको तालीम नहीं मिली, और जिनको तालीम थोड़ी मिली उनको उनकी तालीम के एतबार से स्किल सेट भी उनका भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो लिहाजा एक कोशिश तो हमारी नीचे से शुरू हो, इनके स्कूल से बात मैं करूं आपसे। तो लिहाजा बेइंतहा ज़रूरी है कि आम स्कूलों के अंदर इनकी गुंजाइश पैदा की जाए। अच्छा, उसके भी कुछ फिर मसाइल होंगे। क्या मसाइल होंगे? टीचर को ट्रेन कर दिया जाए कि भाई जो बीनाई से महरूम है उसके लिए क्या बात करोगे, कैसे बात होगी, है वो सुनेगा ज़रूर और किताब ब्रेल के एतबार से देखेगा। तो अब टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, सिर्फ ब्रेल नहीं, अब टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप अपना टेलीफोन निकाल लें, उसको टॉक बैक पर कर दें तो हर चीज़ वो पढ़कर सुनाएगा डॉक्यूमेंट की। तो ब्रेल भी है और ब्रेल से आगे भी है। मैंने कुछ दिन पहले समीना अलवी ने और मैंने एक ऐप को इनॉग्रेट किया था जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मदद से बच्चों ने तैयार की, और वो ऐप ये थी कि ब्रेल प्रिंटिंग पाकिस्तान में बहुत आम कर दी जाए।
ताकि सारा सिलेबस जो है हमारा वो ब्रेल में भी मौजूद हो, तो जो बच्चा जो बीनाई से महरूम है या उसकी बीनाई कुछ कम है वो ब्रेल असिस्टेंस ले ताकि वो क्लास में मौजूद हो। ये इन चीज़ों का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोग जो एम्बेसडर्स हैं मेरे, हमारे, ये आप माशरे में जब गुफ्तगू करते हैं तो ये बात फिर फैलती है, जो जिम्मेदारान हैं उन तक बात पहुँचे। और ये फोरम मैं इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि ये जब बात टेलीविज़न के ज़रिए जाए तो लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से काम करना है। मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लाना चाहता था, वो इधर उधर कहीं पड़ा हुआ है, वो दे दीजिए। मैंने एक काम ये किया कि मैंने यहाँ पर देखें, हर एतबार से काम करने की कोशिश है। CDA के चेयरमैन से हमने रिक्वेस्ट की कि जो मार्केटें इस्लामाबाद में बन चुकी हैं, मिसाल के तौर पर हर शहर को अपना तसव्वुर कर लीजिए, शुक्रिया, हर शहर को आप तसव्वुर कर लिए कि जो मार्केटें बन चुकी हैं उनको तो ठीक करो। तो CDA ने कम से कम एक काम ये किया कि हर फुटपाथ के साथ रैंप बनाने की कोशिश की है। बागों के अंदर जो हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं उनके अंदर रैंप बनाने की कोशिश की है कि रैंप से व्हील चेयर वाले भी वहाँ जा सकें, और मार्केट्स के अंदर कोशिश की है। अच्छा, मगर मार्केट्स के अंदर देखकर उन्होंने हाथ उठा लिए, उन्होंने कहा जी बाज़ जगहों पर तो बन ही नहीं सकता। तो मैंने तो बहुत सारी माजी की चीज़ें भी ठीक कर ली है ना, जो मुस्तकबिल की बिल्डिंगें बनेंगी वो तो अभी आएंगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, मगर जो एग्जिस्टिंग माहौल है उसको कैसे ठीक करेंगे। तो मैंने एक इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के जिसमें आर्ट और आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट है, उनसे ये कहा कि तुम्हारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं BS करने के लिए और मास्टर्स करने के लिए, उनको टास्क दो, उनको कहो कि माहौल के एतबार से अपने इल्म को इस्तेमाल करें और सीखें। तो जहाँ यूनिवर्सिटीज़ को दिया, तो मैं कॉमसैट्स का मशकूर हूँ कि उन्हें F6 के बाज़ार को अडॉप्ट किया और इतना बड़ा डॉक्यूमेंट मुझे नक्शों के साथ दिया कि कहाँ क्या करना है। दिस इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम सोसाइटी, कि सोसाइटी पार्टिसिपेट करे। वो तालीम जो हमारे अपने इश्यूज़ के साथ रिलेटेड हो वही सबसे अच्छी। यही मैंने लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर को भी कहा है, वो भी करेंगे। मगर ये बात आपके सामने इस वजह से कह रहा हूँ कि हर जगह मेरी पहुँच ना हो, कम से कम इसके ज़रिए बात जाए कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा, दूसरी बात फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आम स्कूलों के अंदर इनका यानी एक कंपल्शन करे, हुकूमत कंपल्शन करे कि इनको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, और रिफ्यूज़ल ऑफ एडमिशन शुड बी उसको कानून के तहत उसमें पकड़ होनी चाहिए। ये माशरे का हिस्सा है, कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हो है? और लिहाजा ये तय पा जाए कि कुछ तादाद, मिसाल के तौर पर जो स्कूल सिर्फ 40 बच्चे ले रहा है, उसके लिए ये उसको मजबूर करना, प्राइवेट स्कूल को मजबूर करना कि सब इनको लो, नहीं। मगर जो 300 ले रहा है, जो 400 बच्चे जिस स्कूल के अंदर हैं, वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग हो। सारे टीचर्स की ट्रेनिंग भी ज़रूरी नहीं है, हर स्कूल में 1-2 टीचर्स काफ़ी हैं जो इन बच्चों के साथ बैठें और इनको लेकर चलें। तो लिहाजा ये बात मैंने आपके सामने कही कि स्कूल्स के अंदर। अच्छा, जब स्कूल से अब ये बच्चे जैसे बड़े होते हैं और स्कूल्स के अंदर भी इनको स्किल सेट्स दिए जाएं। एक कोशिश समीना अलवी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की इसके अंदर कि हमने बैंक्स को इन्वॉल्व किया, मल्टीनेशनल्स को इन्वॉल्व किया। उन लोगों की मैं तारीफ़ करना चाहता हूं जिन्होंने टोटल फोकस इस बात पर किया। मिसाल के तौर पर हर जगह मैं ये कहता हूं कि KFC कराची के अंदर II चुंदरीगढ़ पर रोड पर है, वो समाज से महरूम अफराद चलाते हैं। वहाँ इशारों से, आप जैसे ही उसमें जाएं वो इशारों से आपको बताते हैं। यहाँ उनके लिखा हुआ है कि वो आप सुन नहीं सकते, मगर वो मेन्यू है, दिखाते हैं। मेन्यू में आप इशारे कीजिए, बताइए, आपको सारा सीटिंग, सर्विस, एवरीथिंग इज डन बाय दैट। तो ये इन सारे इदारों को कोशिश करनी चाहिए। जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं मिलता हूँ या ये मिलती हैं, हम हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस बात का जिक्र करते हैं कि कानून ये कहता है कि 2 से 5% डिसेबल्ड अफराद को आप नौकरियाँ दें। अच्छा, अगर वो महसूस करते हैं कि नहीं, उनके स्किल सेट्स के अंदर कोई मिलता ही नहीं उनको, तो ऐसे NGOs और INGOs मौजूद हैं अब जो स्किल सेट्स की बुनियाद पर इनको तैयार करें और इदारों को भी सिखाएं ये बात कि यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरीबडी। इनके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन मुख्तलिफ हों और इनकी मैचिंग भी की जाए।
तो काम, क्योंकि पिछड़ा बोझ बहुत है तो काम भी बहुत है, बट ये काम करने वाला है और होगा। तो मैंने आपसे बात की कि घर से ये बात शुरू होनी चाहिए, स्कूल के अंदर बात जानी चाहिए कि स्कूल्स के अंदर इनकी अकोमोडेशन हो, फिर जॉब्स के अंदर बात आए, फिर एक बड़ा अच्छा काम किया है, कुछ दिनों में लॉन्च करेंगे कि डिसेबिलिटीज़ के लेवल्स का तयन भी कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर एक उंगली जिसकी ज़ाय हो गई वो भी कहीं ना कहीं डिसेबल्ड होगा, हाथ ज़ाय हो गया उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी बढ़ गई, 2 हाथ काम नहीं करते और ज़्यादा डिसेबिलिटी बढ़ गई, 2 पैर नहीं काम करते। तो इस तरह से ये कैफियत हुकूमत को पता होनी चाहिए कि अगर हेल्थ सर्विसेज के अंदर इनकी मदद करनी है तो एक क्वालिफिकेशन से ही पता चल जाए कि इसका डिसेबिलिटी लेवल ये है और इसको यहाँ अकोमोडेट किया जा सकता है, यहाँ किया जा सकता है, यहाँ किया जा, या हेल्थ प्रोवाइड की जाए। तो पहले हमारे यहाँ यानी 2 साल पहले, ये आप सब लोगों की मेहनत है, मिनिस्ट्रीज़ की मेहनत है, हेल्थ मिनिस्ट्री की मेहनत है, ह्यूमन राइट्स की मेहनत है कि अब वो स्किल पहले सिर्फ एक फॉर्म था कि डिसेबिलिटी का जो कमेटी बैठती थी वो ये सिर्फ ये कहती थी कि ये आदमी या ये बच्चा या ये आदमी जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता। दिस वॉज द ओनली डेफिनेशन। उसके ऊपर मिनिस्टर रेलवेज ने मुझको कहा कि भाई हमने कहा था कि डिसेबल्ड लोगों के लिए आधा किराया हो, तो हमारे यहाँ मिसयूज़ करने वाले भी बहुत होते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि रोज़ाना 10 लोग आते हैं कहते हैं सुनाई नहीं दे रहा हमारा किराया आधा कर लो। तो लिहाजा अब ये बात तय है कि इनको आइडेंटिटी कार्ड इनको मिलेगा। हुकूमत ने एक और काम किया, समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। उन्होंने इमरान खान साहब, मुझे याद है कि जब हम यहाँ धरना दे रहे थे तो जब काफ़ी दिन हो गए तो हमने सोचा कि माशरे के उन लोगों के लिए भी डेज़ मनाए जाएं, तो हमने एक डिसेबिलिटी डे वहाँ पर भी मनाया। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जितना उनको उस दिन खुशी हुई इन सब लोगों से मिलकर, शायद किसी और दिन इतनी खुशी नहीं हुई जैसे आज आपको। एक अनोखी महफिल है सदा प्रेसिडेंसी में, आज आपको देखकर कितना लुत्फ आया होगा, कितना आपने एंजॉय किया होगा इस आज की महफिल को। तो यही कैफियत है। तो लिहाजा जब हम यहाँ पर आए तो उसके साथ साथ फिर ये कैफियत कि इसको सारी चीज़ों का प्रचार खूब किया जाए, माशरा कॉन्शियस हो जाए। जनाब अली, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इन सब चीज़ों के साथ साथ जिन चीज़ों का हमें एहतमाम करना है वो ये है कि जब बैंक्स को हमने अप्रोच किया तो बैंक्स ने सबसे ज़्यादा, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मैं मशकूर हूँ, बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम किया। सारे सब्सिडियरी बैंक्स को उन्होंने कहा जी रैम्प्स बनाओ। तो इन द लास्ट 1 ईयर 4000 रैम्प्स बन गए बैंक्स के ब्रांचेस के अंदर। इस बात का एहतमाम हो गया। एक दूसरे इस बात का एहतमाम हुआ कि कोई भी डिसेबल्ड फर्द जाए तो उसके लिए स्पेशल डेस्क के एतबार से क्या रिस्पांस होनी चाहिए। तो जैसे बैंक्स शुरू कर रहे हैं वैसे ही हम समझते हैं कि बाकी चीज़ों के अंदर भी यही कैफियत होनी चाहिए कि लोगों के लिए एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर हो। तो मैं जो इमरान खान साहब का जिक्र कर रहा था, तो इस हुकूमत ने एक और काम किया कि 20 लाख अफराद के लिए एहसास के नीचे 2000 रुपये महीने का स्टाइपेंड तय कर दिया ताल फॉर लाइफ। 2000 रुपये महीना फॉर लाइफ। इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट बट स्टिल नॉट अ स्मॉल अमाउंट, कि कम से कम जहाँ कुछ नहीं जाता था ये तो जाए। और आपको ये बताऊं कि वेयर आर वी फेलिंग, कि अभी तक सिर्फ 4 लाख डिसेबल्ड अफराद रजिस्टर हुए हैं उसके अंदर। 1 साल हो गया इस प्रोग्राम को। लिहाजा जो आपने वन विंडो, डॉक्टर मज़ारी, आपने वन विंडो जो बनाया है, इसकी रेप्लिकेशन आपने सिंबॉलिकली, क्योंकि आप कानून पास कर सकती हैं सिर्फ इस्लामाबाद पर, तो आपने पास कर दिया। सिंबॉलिकली ये तो हर शहर के अंदर होना चाहिए वन विंडो ऑपरेशन, कि हर शहर के डिसेबल्ड अफराद के लिए वो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ डिसेबिलिटी को देखते हुए वो उनका एग्जामिनेशन हो। और एक विंडो का मतलब ये कि डिसेबल्ड अफराद के साथ खुदा के वास्ते वो कैफियत नहीं करें कि भाई आज डॉक्टर नहीं आया अब कल आना, फिर कल फिर कोई डॉक्टर रह गया अब परसों आना। तो प्लीज़ वी डोंट वांट टू डू दैट है। ये वो तबका है जिसको हमने साथ मिलाकर लेकर चलना है आगे। तो सेंसस के साथ और चीज़ें क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी, मगर
मैं अपनी हर गुफ्तगू के अंदर माशरे की ज़िम्मेदारी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ। गवर्नमेंट बात की बात है, ये हर घर के अंदर कैफियत है, आपके रिश्तेदारों के अंदर कैफियत है। मेरे रिश्तेदारों के अंदर बिना समाज से महरूम 2 बच्चे थे, शायद समीना अलवी को याद हो, 2 बच्चे थे और सब बच्चे मिलकर उनको गूंगा गूंगा कहकर बुलाते थे। विच लुकिंग बैक एट इट द सोसाइटी शुड हैव टेकन केयर कि उनको इज़्ज़त के साथ रखो, उनको इज़्ज़त के साथ खेलो, इज़्ज़त के साथ चलाओ। तो लिहाजा मैं माशरे की ज़िम्मेदारी देता हूँ। आप सब लोगों का शुक्रिया। इतना खूबसूरत दिन था ये आज का कि जिसके अंदर आपके जज्बात के एतबार से हम सब को ये ख्याल हुआ कि हमें काम ज़्यादा करना है। All these people should be productive members of society. And this is not charity. ये चैरिटी से बिल्कुल इसको अलग कर दीजिए। ये तो हुकूमत को वैसे ही परेशानी होनी चाहिए कि यार अगर हमने इनको स्किलफुल नहीं बनाया, जो हुकूमत आज परेशान है, एबल सेक्टर के अंदर भी परेशान है कि जिनको हमने स्किल सेट्स नहीं दिए, तालीम नहीं दी, वो बोझ बन जाते हैं। लिहाजा उनको अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनाएं। इसी तरह से ये भी है, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि औरतों को स्किल सेट दो, घर बैठे बैठे आजकल दुनिया में काम हो सकता है, उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ये लोग अपना बर्डन खुद उठाएं और उठाने के काबिल हैं। सब के सब आपने देख लिया है, किसी की उंगली पकड़कर कहीं पहुंचाना है वो अलग बात है, बट सब के सब चल फिर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इनके लिए वो रास्ते फराहम करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। एंड द मैसेज डज नॉट कम टुडे, द मैसेज इज़ वेरी ओल्ड। द मैसेज इज़ फ्रॉम द डे कुरान नाजिल हुआ, उस दिन से मैसेज है। मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे नबी को हिदायत की कि वो एक नाबीना साहबी तुम्हारे पास आए थे और शायद इम्प्लीकेशन ये है कि शायद इग्नोर हो गए किसी वजह से, तो उनका ख्याल रखो। अब क्या बात है, ये मैसेज अल्लाह का क्यों है? ये स्टेट को है, स्टेट के हेड को है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस मैसेज फॉर मी एंड आई एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट इट। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम।